अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ साथ सियासत के अंदर इंतशार और कशीदगी बढ़ती दिखाई दे रही है और पंजाब का बहरान तो कम होने का नाम भी नहीं ले रहा। जहां असम्बलियां तहलील होने का ऐलान हुआ, उसके बाद ये तमाम का तमाम मामला अदालत में जा पहुंचा। हर तरफ अफरा तफरी, बेचैनी पाई जाती है। खान साहब अब भी वाज़ेह है कि इंतखाबात में ताखीर से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सियासी खलफशार से फ़र्क मुल्क और कौम को खान साहब ज़रूर पड़ता है और इसका कसूरवार ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को ज़रूर ठहरा रही हैं। हमारे कायद के पाकिस्तान में आम मुआशी खुशहाली के लिए बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ देना होगा और कायद के यौम पैदाइश के मौके पर यह अहद करना होगा कि अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात को पसे पुश्त रखकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना होगा, क्योंकि कायद के पाकिस्तान में अदल, इंसाफ, मसाफात, बराबरी और अक़लियतों को मसावी हकूक़ हासिल हैं। और इस प्रोग्राम के आगाज़ से पहले पब्लिक न्यूज़ की जानिब से और प्रोग्राम रियासत और आवाम की टीम की जानिब से तमाम मसीही बरादरी को मेरी क्रिसमस। और इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। मेरे साथ स्टूडियो हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब और आज हमें स्टूडियोज़ में स्पेशली ज्वाइन किया है सहाफ़ी हैं बशारत रज़ा साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा साहब। सर, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे ही करूंगी। इस वक्त जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन चलती हुई दिखाई दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वाज़ेह है कि वो असम्बलियां तहलील करेगी और असम्बलियां तहलील करने से पहले एतमाद का वोट भी लिया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब इस्तीफों के ऑप्शन पर भी जो है वो गौर किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो समझ नहीं आ रही है। काइंडली इस वक्त अवाम भी जानना चाह रही है, हम भी जानना चाह रहे हैं, इस वक्त डायरेक्शन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? हेलो जी जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, देखिए इसमें ये जो बात है ना, जो बातें आप कर रही हैं कि मुसावात और खुशहाली, यू कैन से कि लोगों के हकूक, टॉलरेंस, ये सारी बातें हैं और शहरियों की, बिल्कुल ये सारी बातें हैं अच्छे लोगों के लिए। लेकिन हमारा वास्ता अनफॉर्चुनेटली पड़ा है जो क्रिमिनल्स हैं और सियासत में आ गए हैं, वो एक यू कैन से कि सियासत के क्रिमिनल्स जो हैं वो जो करप्शन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, यहाँ से पैसा लूटते हैं, बाहर ले जाते हैं, बंदे कत्ल करते हैं, मारते हैं, उनके साथ पड़ गया। अब उन लोगों को इस बात से कोई गर्व नहीं कि अवाम खुशहाल है कि नहीं। जिसने अवाम को खुशहाल होना है, देखना है, अगर किसी मुल्क में 30% लोग गुर्बत गिर के नीचे हों और दूसरा बंदा गटरों से भी पैसे खा रहा हो, गली से भी पैसे खा रहा हो, सड़क से भी खा रहा हो, तो फिर ये हो नहीं सकता। वो अगर लोगों का अगर ख्याल उसको हो तो फिर ये कि अगर थाना में वो करप्ट तरीन लगाए थानेदार, डीपीओ वो लगाए जैसे पैसे लेने हों, एसडीओ वो लगाए, आपका इलेक्शन वो लगाए, तो इसका मतलब है कि उसको कितना एहसास है लोगों का, उनकी भूख का, उनके नंग का, उनकी गरीब गुर्बत का, उनके अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है। सो बेसिक जो बात है कि आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, बट लोग जो मुखातब है आपके वो गलत है। अब हम जब उनके साथ वास्ता पड़ गया तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि जितनी बातें आपने खूबसूरत की हैं, इन सारों को हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ लें और पीछे हट के बैठ जाएं और क्रिमिनल जो है इस यहाँ हुकूमत करते रहें। दूसरा ये है कि हम इनके खिलाफ आप कह लें कि जुल्म करें, अहद करें, कोशिश करें, एक रेजिस्टेंस दें इनको, हम इनको यहाँ से रिट्रीट करने की इनको शिकस्त दे के तो सिस्टम से बाहर निकालें, क्योंकि इनका सिस्टम के अंदर होना जो है किसी भी तरह सूदमंद नहीं है, सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए सूदमंद नहीं है। लिहाजा इन्हें यहाँ से निकालना जरूरी है या हराना जरूरी है। जो प्रोसेस है पॉलिटिकल, तो चीमा साहब कैसे निकाल पाएंगे? ये सिस्टम तो बड़ा फरसूदा है। आप भी स्ट्रेटजी पूछी जा रही है आपसे। हम कहते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं और मैंडेट लेके आएं, तो मैंडेट अगर आपको अवाम दे दे तो ठीक है, अगर आपको अवाम मैंडेट और आप उनकी किस्मत का फैसला करें। लेकिन अगर आपके पास अक्सरियत ही नहीं है, अगर आपके पास वोट नहीं है, तो वोट के बगैर आप फैसले ना करें। वोट के बगैर फैसला करना जो है ये किसी बादशाह का काम हो सकता है, किसी डिक्टेटर का हो सकता है, किसी जमहूरियत के नाम पे आए हुए शख्स का नहीं हो सकता। लिहाजा ये वो लोग हैं, ये वो ग्रोह है जो जमहूरियत के नाम पे आया हुआ है और डिक्टेटरों की तरह फैसले कर रहा है। लेकिन चीमा साहब
जी जी चीमा साहब, जिस सिस्टम के तहत आप ये बातें कर रहे हैं, आप आईनी और कानूनी जंग लड़ रहे हैं, बिल्कुल आपको पॉलिटिकल पार्टियां लड़ना भी चाहिए, लेकिन उसमें कोई आपको खातिर खा कामयाबी दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या आप दोबारा अवामी दबाव डालने की तरफ जा रहे हैं, अवामी मोमेंटम कायम करने की तरफ जा रहे हैं? देखिए, इसमें ना मैं समझता हूँ कि ये हमारा एज ए नेशन ही एक मसला है कि हम ब्लेम द विक्टिम। अगर कोई बंदा एफर्ट कर रहा है, एफर्ट करते हुए फर्ज करें वो हार गया, तो हमने उसको डिप्रेस नहीं करना, हमारा काम उसको हौसला देके खड़ा करना है। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबियां ली हैं कि कामयाबियां के अवाम में शऊर बेदार हो गया, अवाम जो एक तरफ खड़े हो गए और ये क्रिमिनल सारे एक दूसरी तरफ खड़े हो गए। अब जाहिर है अवाम ज्यादा है, क्रिमिनल थोड़े हैं, तो वहाँ हमें तो बहुत बड़ी कामयाबी ये मिली। बाकी तो टाइम है, कोई 10 दिन ज्यादा निकाल जाए, कोई महीना ज्यादा निकाल जाए, 2 महीने ज्यादा निकाल जाए, तो मतलब टाइम आगे पीछे हो सकती है। मेन कामयाबी आपको जो कोर है, जो क्रक्स था, वो तो आपको मिल गई। लिहाजा लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से जब हम इस तरह की बात सुनते हैं कि ब्लेम द विक्टिम, कि किसी के घर में चोरी हुई तो आप कहते हैं जी आपकी दीवार को छोटी थी, आप सोए क्यों थे, आपके चौकीदार नहीं था, आपने कुत्ता नहीं रखा हुआ था, ये आपको पता ही नहीं लगा कि आप, तो यार इस तरह बात नहीं होती। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, हमेशा चोर पे आता है, इल्जाम हमेशा जुर्म करने वाले पे होता है। तो अगर हमने साबित किया कि अक्सरियत हमारे साथ है, हमने साबित किया कि जितने इलेक्शन हुए वो सारे वो हार गए, वोट रात, अगर इन्होंने रात को जाती करें किसी आवाम रात को निकल आए, अगर दिन को जाती करें किसी की लोग दिन को निकल आए। हमने इस्लामाबाद बुलाया, इस्लामाबाद आ गए, हमने पिंडी बुलाया, पिंडी आ गए, हमने पिशावर बुलाया, लाहौर बुलाया। एक एक वक्त में 100 शहरों में लोगों ने प्रोटेस्ट किया पूरी दुनिया में। अब इससे ज्यादा क्या पैगाम हो सकता है? तो एक जमहूरी मुल्क में अगर 100 शहरों में एक ही वक्त में लोग खड़े होकर प्रोटेस्ट करें तो इसके अलावा हो क्या सकता है? बाकी हम गोलियां नहीं मारेंगे, हम गोलियां खाना भी नहीं चाहते, मारना भी नहीं चाहते, चलो खा लेंगे, मारना नहीं चाहते। हम पे तो रबड़ की गोलियां भी फेंकी गई, दूसरी भी फेंकी गई, ठीक है। हमारे चेयरमैन को गोलियां लगी, हमारे 13 लोगों को गोलियां लगी, एक आदमी शहीद हो गया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमने जितना लड़ना है, जमहूरी हमने एफर्ट करनी है, तो खाली हाथ करनी है, सब्र से करनी है। हम पत्थर भी नहीं उठाएंगे, आगे वाला आंसू गैस फेंकता है तो उसकी मर्जी है, आगे वाला गोली फेंकता है तो उसकी मर्जी है, आगे वाला गाली देता है तो उसकी मर्जी है। हमने जिद्दोजहद को आइन और कानून के दायरे के अंदर रह करना है। वो करते करते हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि हमने अब क्रिमिनल सारे जो है इनको रंग लगा दिया है कि ये सारे एक तरफ हैं, ये क्रिमिनल हैं, ये इनके सपोर्टर हैं, ये इनके हैंडलर हैं, ठीक है। और ये जो आपका पर्दे के पीछे बैठ के कोई गलत काम करता था तो वो उसको भी पर्दे के बाहर ले आए। चलिए बहरहाल सर, ये चीज तो एक्सपोज होती है, बकौल आप अगर ये चीज एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्योंकि इमरान खान साहब अभी भी यही कह रहे हैं कि लगता है अप्रैल में जो है वो एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन की तरफ जा रही है। बहरहाल उन्होंने ये भी कैटेगोरिकली कहा है कि उनका इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से कोई राबता तो नहीं है, लेकिन इस वक्त इमरान खान किस बेसिस पर ये कह रहे हैं कि इंतखाबात होने वाले हैं? देखिए, हमने हमेशा देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट रही अपनी रेपुटेशन को सेंसिटिव रही है, रेपुटेशन को हमेशा एस्टैब्लिशमेंट सेंसिटिव रही है। और अगर एस्टैब्लिशमेंट को ये पता लगे कि सारे के सारे अवाम हमारे मुखालिफ हो गए हैं तो ये वो अफोर्ड नहीं करेंगे। वो कोई डिक्टेटर तो नहीं है, वो कोई गैर मुल्की ताकत तो है नहीं, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हम में से ही हैं। तो ये बात वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सारे अवाम उनके खिलाफ। ये तो मतलब अगर कोई मिसगाइड कर रहा है उनको, या आंखें बंद की हुई हैं, पता नहीं लग रहा किसी को, कोई नालायकी ज्यादा है या अना किसी की ज्यादा है तो वना टूट जाएगी। किसी की नालायकी है तो नालायक को पीछे कर देंगे, दूसरा आगे आ जाएगा, ठीक है। या प्रिवेल करेगी, सेंस प्रिवेल करेगी, जो भी उनकी शूरा है या जो भी ग्रुप है जो डिसीजन मेकर है। अल्टीमेटली जब कलेक्टिव विजडम जब काम करेगी तो डेफिनेटली वो जो उनकी पुरानी हिस्ट्री है कि वो रेपुटेशन को सेंसिटिव है, तो अपनी रेपुटेशन जरूर बचाने की कोशिश करेंगे। इन क्रिमिनल के साथ खड़े होकर उनकी रेपुटेशन बड़ी हर्ट हुई है। उनकी आप कह लेंगे नेकी या उनकी कुर्बानियां या उनके आप कह लेंगे जो भी एक डिसिप्लिन फोर्स था या ओवरऑल एक मुल्क के सेवियर का तौर पर जो एक इमेज था वो सारे का सारा डैमेज हुआ है। अगर आप इजाजत दीजिए, मेरा ख्याल नहीं करें। अगर आप इजाजत दीजिए तो बशारत राजा को भी मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगा। बशारत साहब, ये बताइए कि पंजाब में इस वक्त जो सियासी कशीदगी और खलफशार बढ़ता दिखाई दे रहा है, इसका कोई हल नज़र आ रहा है आपको, या फिर PDM अपना जो उनका टारगेट है वो अचीव करेगी कि मामले को अदालत में ले जाकर लिंगर ऑन करेगी और पंजाब असम्बली बचा लेगी? जी बहुत शुक्रिया अनवर राजा साहब। ये जो पंजाब में इस वक्त जो पॉलिटिकल सियासी तौर पर जो सिचुएशन चल रही है, इसमें मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ जिस तरह जो स्ट्रगल कर रही है, जिदोजहद कर रही है, उसमें किसी हद तक वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन PDM जो इस वक्त 12 या 13 जो 14 जमातें जितने भी हैं, एक सेटअप बना हुआ है,
उन पर भी इस वक्त जो परेशानी है, इस वक्त वो चाह रहे हैं कि उन्होंने 100 वोटों के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप 100 वोटों लें। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सियासी और जमहूरी सोच नहीं है, इसको हमेशा निगलेक्ट करना चाहिए कि और मैं अनवर रजा साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं बदकिस्मती समझता हूँ कि ये जो हमारे सियासतदानों की जो नालायकी है कि हमारे जो सियासतदानों के फैसले मिल बैठकर करने चाहिए, ये फैसले अदालतों में हो रहे हैं। जो काम पार्लियामेंट का काम करने का वो अदालतों में हो रहे हैं। ये पार्लियामेंट का हिस्सा बनना नहीं चाह रहे ना जी, वो तो चाह रहे हैं कि मैं इलेक्शन के दिन इंतखाबात की तरफ जाऊँ। अब देखिए, मैं अनवर रजा साहब के मुझे याद आ रहा है कि भुट्टो साहब के खिलाफ जो तहरीक चली थी, जो एक महाज बना था उस वक्त, मुत्तहिदा महाज, उस वक्त जो तहरीक चली थी भुट्टो साहब के खिलाफ, उस वक्त जो उनके खिलाफ लीडर थे वो कौन लीडर थे? जो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ पीडीएम में जितने भी लीडर हैं ना, इनके वालिद से, मतलब अब देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब के मुफ्ती महमूद साहब वो उसको लीड कर रहे थे। मौलाना शाह महमूद नूरानी साहब थे, जो अनस नूरानी साहब के वालिद साहब थे, ख्वाजा साद रफीक साहब के वालिद साहब थे। ये वही लोग हैं। अब मसला ये है कि इमरान खान से इन्हें प्रॉब्लम क्या है? इमरान खान से प्रॉब्लम ये है कि भुट्टो भी क्या चाहता था कि गरीब आगे आए। अब देखिए सदर साहब कि बलोच के वाकई खान साहब से यही प्रॉब्लम है कि गरीब आगे या कोई और मसला? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना सदर साहब कि बलोच के तन पर जो चेथड़े हैं, उनका लीडर कौन है? बलोच सरदार लीडर है ना। क्या वो जो गरीब है उसका भी हक बनता है ना इस मुल्क पर हुक्मरानी करना? इमरान खान साहब ये चाहते हैं, मतलब देखिए अब सिंध में हारी है, उनका लीडर कौन है? जाम, पीर, सैयद वही है। और पंजाब के जो मजदूर हैं उनका लीडर कौन है? सनतकार, मुझे जरा चीमा साहब की तरफ जाने दीजिएगा। चीमा साहब ये फरमाइएगा कि अगर पीडीएम मामला अदालत में लेकर गई है और उसको लिंगर ऑन करती है और इंतखाबात की तारीख आपको नहीं देते, तो केपी की असम्बली तहलील करके उन पर दबाव डाला जाएगा? नहीं, वो केपी के सिर्फ केपी की असम्बली तहलील करके वो दबाव, मतलूबा दबाव नहीं डाला जा सकता, मुश्किल हो जाता है। जब 66% 65% पाकिस्तान में नया इलेक्शन हो तो फिर वो अफोर्ड नहीं करती गवर्नमेंट। सिर्फ आप केपी के असम्बली में जाके तो अपने आप को मुसीबत में डालने वाली बात है कि वो एक असम्बली में इलेक्शन दोबारा हो जाए। तो वो वहाँ पहले भी हमारी इतनी ज्यादा अक्सरियत है, वो फर्क थोड़ा पड़ेगा। लिहाजा वो नहीं होगा जब दोनों असम्बली हम तोड़ेंगे, इकट्ठी तोड़ेंगे, ताकि इलेक्शन में ओवरऑल हमारे पर्पज ये भी नहीं कि दो असम्बलियों का इलेक्शन लें। हम तो चाहते हैं कि ओवरऑल इलेक्शन हो जाए, क्योंकि इलेक्शन ना होने से, जब देखें इशू क्या है, इशू ये है मैंडेट नहीं है। आज अगर आप देखें तो जो 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट है, उस 27 किलोमीटर में भी तो 3 MNA हैं, वो तीनों पे उस 27 किलोमीटर में 101 यूनियन काउंसिल, जिसमें 17 यूनियन काउंसिल के इनको कैंडिडेट मिले। फिर जहाँ कैंडिडेट मिले हैं वो भी ऐसे कैंडिडेट हैं बाज कि जो आप कह रहे हैं कि हजाम की दुकान पे बैठा हुआ बंदा जो है उसको 4 लाख रुपया देकर हमारी तरफ से कागज जमा करा दो, ठीक है, मतलब प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिल रहे। अब अगर कोई गवर्नमेंट, मतलब आप ईवान में बैठे हों और गली मोहल्ले में आपका वोट ना हो, ये जो पॉलिटिकल बंदा है उसका कॉन्फिडेंस भी वोट से है और उसका जो आप कहने के जो एहसास कंपनी है वो भी वोट ना होने की वजह से। सर ब्रेक का भी वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, वोट नहीं है जी सर, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाने से पहले जानना चाहूंगी कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? खबरें सामने आ रही है, कुछ क्लैशेस शायद सामने आ रहे हैं काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामले के ऊपर। वो तो रहेंगे ना जी, ये तो ऐसा नहीं होता कि हम आप कहने कि एक सौदा, जब सौदा होता है तो उसमें निगोशिएट तो होता है, तो इसमें इख्तिलाफात तो होते हैं। फिर ये है कि हमने अगर अपने से लोगों को जो जहाँ बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं उनको अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो वो भी मतलब पार्टी के लिए आसान काम तो नहीं है, मुश्किल काम होता है। लिहाजा आप कह लें कि इस पे तो डेफिनेटली एक नेल बाइटिंग फाइट होती है जिसमें एक टफ नेगोशिएट होता है और दूसरी पार्टी को के कैंडिडेट्स को जिनकी वहाँ पे उतनी ज्यादा रूट्स ना हो तो उनको एडजस्ट करना आसान तो नहीं होता। तो बट आप इस हक में है काफ लीग एडजस्टमेंट की जाए, सीट एडजस्टमेंट? चीमा साहब आप इस हक में हैं कि काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए अगले आम इंतखाबात के अंदर? देखिए बेसिकली हमारी जो सीनियर लीडरशिप है 22-23 लोग हम उसमें बैठते हैं, तो उसमें आप कह लें कि असम्बलियाँ तोड़ने पे और काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट दोनों बातों पे मुकम्मल इत्तेफाक राय था। सो इट्स नॉट मैटर ऑफ माय ओपिनियन, ये चेयरमैन ओपिनियन, इट्स मैटर ऑफ द ओवरऑल एक पार्टी में कंसेंसस पाया जाता है इस बात में। तो चीमा साहब, परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेंगे या उसमें भी कोई रुकावट देख रहे हैं आप? जी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेंगे या उसमें भी कोई रुकावट नजर आ रही है आपको? नहीं, मुझे कोई रुकावट नजर नहीं।
नंबर्स पूरे हैं आपके? ये जो ना सियासतदान को दो चीजें चाहिए। उसको चाहिए होता है वोट, ताकि वो सियासत में मुस्तकिल रह सके, और दूसरा उसको चाहिए होते हैं इख्तियारात। ठीक है, और आज उसके पास इख्तियारात जो हैं हमारी वजह से हैं, और दूसरा आइंदा भी वो इन इख्तियारात को मेंटेन तब कर सकता है कि पीटीए के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। लिहाजा यू कैन से कि वो यकीनन इलेक्शन हमारी तरफ से लड़ना चाहेंगे ताकि उनकी सियासत फ्यूचर की बची रहे। लिहाजा वो जो आप कह लें कि इलेक्शन हमारी तरफ से लड़ना चाहेंगे तो कोई वजह नहीं कि वो असेंबली ना छोड़े। दूसरा ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इशू नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। वजह ये कि लोग हमारे रहना चाहते हैं। अब जरदारी साहब यहाँ को 4 पैसे देंगे किसी को तो वोट खरीद लें, ये हो नहीं सकता। लोगों को नंबर 1 शख्स प्यारी है, नंबर 1 उनको वोट प्यारा है। पैसे तो बहुत सारे लोगों की जरूरत ही नहीं है, और जो जरदारी साहब ने 5, 7, 10 करोड़ देना हो, ये लोगों के मुंह पे मारे। अब किसी एमएनए या एमपी की 10 करोड़ रुपए की क्या अहमियत है? सच्ची बात है, को बड़े जागता को थर्ड क्लास किस्म का साथी तौर पर सियासतदान बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज ये 5-10 करोड़ रुपए किसी के लिए कुछ नहीं। सियासतदानों के पास ओवरऑल पैसे हैं, ये मानते नहीं है, जिनके पास नॉर्मली पैसे होते हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हम तो मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम इस सिचुएशन पर भी बात करेंगे कि जैसे भी चीमा साहब कह रहे हैं कि इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई एमपी एमएनए जो है वो नहीं ले सकेगा, नहीं ख़रीदा जाएगा, नहीं बिकेगा। तो ये अब देखना होगा कि जरदारी साहब कर पाते इस सिचुएशन के ऊपर अपना पत्ता या नहीं। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हम बात करते हैं इस वक्त जो कशीदगी बढ़ती जा रही है सियासत के अंदर, खासकर जो बहरान इस वक्त पंजाब में नजर आ रहा है वो कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस तमाम सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए हमें दावत दी है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजिज धामरा साहब को। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर सबसे पहले तो ये कहिएगा, इस वक्त जो पंजाब के अंदर बहरान हमें बढ़ता दिखाई दे रहा है, और खासकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है कि उनकी नेक्स्ट क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है, क्योंकि आप भी इस वक्त हुकूमत का पार्ट हैं, इत्तेहादी हैं आप। सो इस वक्त हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है? इत्तेमाद का वोट लेने दिया जाएगा, नहीं लेने दिया जाएगा, या इस वक्त हुकूमत ओवरऑल क्या सोच क्या रही है? देखें जी, ये बुहरान जो है वो यकीनन पूरी कौम देख रही है, और खान साहब की जो बुहरानी कैफियत है उनकी, या उनकी जहनी अक्कासी जो करते हैं वो पूरी कौम जो है ये तमाशा देख रही है कि उन्हें शायद किसी असेंबली से, किसी आइन से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें सिर्फ मीडिया में अपने आप को जिंदा रखने की उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जिसके लिए उन्हें झूठ भी बोलने पड़े तो वो झूठ बोलते हैं। उन्हें अवाम के हकूक पे डाका डालते हुए चलती हुई असेंबलियों को वक्त से पहले घर भेजने की बात करनी हो तो वो भी कर लेते हैं। सवाल बुनियादी ये है कि अगर वो असेंबलियां तोड़ेंगे तो उनका फायदा अल्टीमेटली किसको होना है? क्या खान साहब को या उसकी पार्टी को फायदा होना है? उसका नुकसान जरूर हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की मईशत को, उससे नुकसान होगा पाकिस्तान के हर आज पैदा होने वाले बच्चे को, जो एक बच्चा पैदा होते ही मकरूज है इस मुल्क में। तो सिवाय एक फाइनेंशियली जो एक सूरत हाल इन्होंने जो बारूदी सिरंगें बिछाई हुई थी इकोनॉमी की तबाही की इस मुल्क के लिए, तो उसको खत्म करते करते इन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया है। इनको अगर असेंबली खत्म करनी थी तो ये 26 नवंबर को खत्म कर देते, इन्होंने टाइम दिया। जाहिर है इस बीच में फिर कौम हमसे पूछती है कि आपने असेंबलियों को बचाने के लिए क्या किरदार अदा किया। तो पीडीएम ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी रखी और गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की भी बात की। अब मुझे एहतराम है अदालतों के लिए, मगर अदालत लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, अब मैं ज्यादा बात करूंगा तो मेरे ख्याल में आपके हमारे लिए फौरी तौर पर नोटिस निकल जाएंगे। लेकिन सर ये जरूर कहिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जरूर कह रही है कि पहले हमें कहा जाता था कि आप लोग असेंबली तोड़ नहीं पाते, लेकिन द मोमेंट हमने असेंबली को डिसॉल्व किया तो जो पहले कहा करते थे कि हम इंतखाबात के लिए रेडी हैं, वो नजर नहीं आए कि वो रेडी हैं। देखिए, पहली बात यह थी कि हमने ये मुतालबा किया था इमरान खान से कि आप ये मुल्क नहीं चला सकते, लिहाजा इस कौम को न्यू मैंडेट के लिए सारे सियासतदान, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जाएं मैंडेट लेने के लिए। उस वक्त तक खान साहब को ये बात में नहीं थी और उन्होंने एम्पायर को कहा कि आपको न्यूट्रल नहीं होना है। अच्छा, जब एम्पायर न्यूट्रल हो गया तो एम्पायर पर गुस्सा आ गया और वो पाकिस्तान के इदारे को जिस तरह मीर जाफर और मीर सादिक के नाम से पुकारते रहे,
जिस तरह जानवर करते करते उनको गालियां देते रहे। हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत एक हुकूमत की तब्दीली की बात की कि असेंबलियां चलती रहे, नेशनल असेंबली अपनी जगह मौजूद रहे, मगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। एक आईनी रास्ता था और ये पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश मौजूद है कि किसी भी हुकूमत को तब्दील करने के लिए ये असेंबली को इख्तियार है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तौर पर। ये बात आपकी बिल्कुल बजा के हमें आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसिफ अली जरदारी साहब पर यह भी इल्ज़ाम आयद करती हैं कि वो लाहौर में बैठे रहे और शायद उन्होंने कोई सियासी जोड़ तोड़ किया है और वो मामलात को वहाँ से सेटल करके अब दोबारा कराची चले गए हैं। क्या इसमें कोई सदाकत है? देखें, उन्होंने जोड़ तोड़, जरदारी साहब एक दानिशमंद सियासी रहनुमा हैं और उन्होंने पीडीएम बनाई थी और पीडीएम के थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करवाया और इसके थ्रू एक इत्तेहादी हुकूमत भी चल रही है जो मईशत को ठीक करने के काम में मसरूफ थी। जोड़ तोड़ ये है कि असेंबली को बचाना था और असेंबली को बचाने का दूसरा मकसद और दूसरा नाम है पाकिस्तान की मईशत जो एक डूबी जा रही है, जिसकी सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसके लिए मैं, आप और आपके प्रोग्राम के थ्रू सुनने वाले तमाम पाकिस्तानी जो है वो फिक्रमंद हैं। उसको बचाने के लिए एक सीनियर सियासतदान जो है एक प्लेटफार्म पे हैं, मगर बदकिस्मती से पीटीआई इमरान खान सियासत नहीं कर रहे हैं, सियासत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत श्रीलंका से कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो ये इनकी ख्वाहिश है और हमें उसके आगे रुकावट बनना है और मेरे ख्याल में इस पॉइंट पर पूरी कौम पीडीएम और तमाम सीनियर सियासी क़यादत के साथ है। धामड़ा साहब फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनसे तो लड़ाई झगड़ा कर रखा है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनकी लड़ाई है, लेकिन बार बार वो ये बात कहते दिखाई देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मार्च या अप्रैल में इंतखाबात करवाने जा रही है। वो किस बुनियाद पर ये बात करते हैं? आप समझते हैं कि इंतखाबात मार्च अप्रैल में ही होंगे? देखें, ये आपने अपना टाइम जो है कीमती वो जाया कर दिया इमरान खान पे तबसरे करते हुए। जितने भी सेकंड है वो आपकी कीमती है। मैं समझता हूं कि आप उस शख्स के बारे में ये तबसरा कर रहे हैं कि इमरान खान ने ये कहा है कि मार्च में इंतखाबात को देख रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मादरत के सवाल, आजजाना सवाल पूछ रहा हूं कि इससे पहले इमरान खान की वो कौन सी बात है जिसकी उन्होंने दावा की हो और वो सच साबित हुई हो। तो अगर पहले इमरान खान की कोई दावा या बात सच साबित की हुई हो तो मैं इस पे भी थोड़ी देर के लिए एतबार कर लूं। तो मेरे ख्याल में हवाई एक लीडर है, खामखा का एक लीडर है जो झूठ पे सियासत करना चाहता है और झूठ पे उसकी सियासत चल रही है। फेक आईडीज हैं, सोशल मीडिया की ये पार्टी है, सोशल मीडिया पे चलती है, ग्राउंड पे इनका कोई असर नहीं है। झूठ, तोशाखाना की चोरी इनके गले में पड़ चुकी है। ये सिर्फ तोशाखाना की चोरी और अपने जेल से बचने के लिए पाकिस्तान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, वो तो ये कहते हैं कि अवाम हमारे साथ है और हमने इन तमाम जो पीडीएम की पार्टीज इनको एक्सपोज किया है हमने। देखिए, एक्सपोज वो कौन हो रहा है? एक्सपोज वो हो रहा है जो जाली हमले में अब तक वो प्लास्टर बांध के वो टांग जो है वो टेबल पे रख के बैठा हुआ है। क्या इस तरह मुमकिन होता है कि एक पिस्टल की गोली 20 लोगों को जख्मी कर दे और साहब मौसूफ पहले कहें कि 4 लगी, अब कह रहे हैं 1 लगी, 15 दिन के बाद कह रहे हैं कि जी इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर के कपड़ों से 4 गोलियां निकली। और बाबा 4 गोलियां पिस्टल की नहीं, पेनाडोल की निकली। वो आपकी तकरीरें सुन सुन के सर में दर्द पड़ गया था उसके। लेकिन तो एक ड्रामाबाज एक शख्स है, उसकी ड्रामेबाजी पे अगर वो दावा करता है कि पूरा पाकिस्तान उसके साथ है तो वो न्यूट्रल इदारों को गालियां क्यों दे रहे हैं? हमने सारी जिंदगी जदोजहद की और पीपल्स पार्टी ने तो जदोजहद ही ये की थी कि इदारे जो हैं वो अपनी अपनी आईनी और कानूनी ज्यूरिडिक्शन में काम करें। इदारे न्यूट्रल हों, सियासतदानों का काम है और उनको शिकस्त देना या कामयाब करना अवाम का काम है। तो ये तो हमारी एक पॉइंट ही जो तवील जदोजहद के बाद हम कामयाब हुए हैं। तो अब ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि जी मैं खुश हूं कि वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं। मतलब 15 दिन पहले न्यूट्रल वाले इदारे को आप जानवर कर रहे हैं और अब की एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल होने की बात करें तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो एक ज़हनी मरीज शख्स के लिए मेरे ख्याल में इन प्रोग्रामों में डिस्कस करना भी कौम का कीमती वक्त जाया करने के बराबर है। साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप फरमाइएगा कि आपको दिखाई देता है कि आम इंतखाबात अपने वक्त पर भी होंगे और पीडीएम जो है वो जो आवाम से किया हुआ वादा वो पूरा कर सकेगी, आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा? नहीं, मैं सदर साहब, दामड़ा साहब हमारे साथ ही है। जी साहब हमारे साथ। इन्होंने एक बात की है यहाँ के इमरान खान सियासत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इनसे मैं बसद एहतराम ये पूछना चाहता हूँ, दामड़ा साहब अगर आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें कि आप जब इंतखाबात की मांग कर रहे थे, जब इमरान खान हुकूमत में था, तो उस वक्त वो सियासत के खिलवाड़ नहीं था, और अब अगर इमरान खान इंतखाबात की मांग कर रहा है तो ये सियासत के साथ खिलवाड़ किस तरह हो गया सर?
जी, बड़ा अच्छा और बुनियादी सवाल किया आपने। देखें जी, वो जिस तरह हुकूमत को चला रहे थे और बारूदी सिरिंगें जो मईशत के हवाले से आईएमएफ से मुआहदे के तौर पर जो डिले टैक्टिक्स करके उन्होंने की थी ना, जब आपको याद होगा उन्होंने कहा कि जी मैंने तो अपना ओपनर भेजा है असद उमर और आईएमएफ से बात करने की जरूरत नहीं है, खुदकशी कर लूंगा। बाद में जब असद उमर ने कहा कि जी आप टाइम जो है वो बिल्कुल वास हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका, हमें तो मुआहदा करना था, गुस्से में उसको उतार के हफीज शेख को ले आया और हफीज शेख ने कहा जी बिल्कुल लेट हो गए और हमें मुआहदा करना है, और आपने फिर ऐसा मुआहदा किया जो आज की हुकूमत के गले का फंदा बना हुआ है। तो ये तो बारूदी सिरंगे बिछाने वाली हुकूमत से हमने यकीनन मुतालबा किया था कि वो इस्तीफा दें, वो हुकूमत चलाना पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने जब तब्दील नहीं की तो हमने आईनी रास्ता इख्तियार किया। असेंबली मौजूद है, हुकूमत तब्दील हुई, अब भी इमरान खान एक काम करेंगे, असेंबली मौजूद रहे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, पीडीआईपी की हुकूमत को खत्म कर दे। आप बताइए कि मैं बता रहा हूँ ना आपको, खत्म करने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, अपने तमाम पुराने एहतियादियों को मिला लें तो उनकी स्ट्रेंथ बन जाएगी और पीडीएम की हुकूमत धड़ाम करके गिर जाएगी। आप बताइए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है, ये खबर नहीं है इस वक्त मुल्क के अंदर लोगों को नहीं खान साहब मैं यही कह रहा हूँ ना, मेडिसिन लोगों को नहीं मिल रही है, जान बचाने की अद्वियात नहीं मिल रही है लोगों को। ये कुछ 6 माह से तो नहीं चलना, तो कंटिन्यू। लेकिन इस वक्त जो मैं समझता हूँ सर, पीडीएम के लिए जो सबसे बड़ी खबर यह है जिसके पीछे वो पड़े हुए हैं कि बस इमरान खान को हटाना है। भाई इमरान खान का कसूर क्या है, मुझे ये बताएं सर, कि लीडर वो होता है जो मुश्किलात में से मुमकिनात का रास्ता निकालता है। तो क्या खान साहब ने निकाला? सर मैं वही बता रहा हूँ ना, देखें ना, जब कोविड आया यहाँ पर, जब कोविड आया पूरी दुनिया को उसने लपेट में लिया, तो यही पीडीएम के लोग उस वक्त कह रहे थे कि जी लॉकडाउन कर दें। इमरान खान ने लॉकडाउन तो नहीं किया ना, इमरान खान ने उन जगहों पर लॉकडाउन किया जहां पर, लेकिन फिर ये भी तो देखे ना, आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, ये भी तो खान साहब कहा करते थे। बिल्कुल खान साहब ने ये कहा था, मैं आपकी बात से, मैं सर आपकी बात देखिए, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुझे ये बताइए, क्या खान साहब ने जो 4.5 बरस किया उससे आवाम को सर, मैं उनके जो उन्होंने 4.5 बरस में देखे जो काम किए, मैं बताता हूँ सर आपको। उन्होंने सेहत कार्ड बड़ा काम था, उन्होंने काम किया जो लोगों को, सर किसान पैकेज जो दिया था, शुगर जो लोग थे, गन्ने के काश्तकार थे, वो बड़े खुश थे। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने काश्तकारों के लिए कुछ अर्सा पहले 1 महीना कबल अनाउंस किया, वो अनाउंस किया था। 8 माह हुए ना, ये भी तो देखिए ना सर, 8 माह हुए, 4 बरस एक तरफ, 8 माह का कंपैरिजन तो ना कर सकते। ये तो सर कहते थे कि मैं कपड़े बेचकर लोगों को, अब कहाँ गए कपड़े सर, हालात ही मुल्क के ऐसे हैं। लेकिन मुझे लगता है यार साहब कि हम ब्लेम गेम में जाएंगे ना, तो फिर इस मुल्क के अवाम का कोई हाल नहीं होगा। यही होगा जो वो कसम परसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। धामड़ा साहब के पास जाएंगे, फिर उसके बाद हम ब्रेक भी लेंगे। धामड़ा साहब ये बताइए कि वे फॉरवर्ड क्या है, आम इंतखाबात अगर हो जाते हैं, नहीं होते, अवाम को रिलीफ देने के लिए पीडीएम के पास क्या लाया अमल है? कहाँ खा गए, वो गोगी तो नहीं ले गई, वो बस्ता चोरी करके जहां पर आपने ये पैसे जमा करके रखे थे। छोड़े नहीं इमरान खान की बात, आपने कहा कि पीडीएम के लिए महंगाई इशू है। मैं कह रहा हूं कि अभी डिबेट महंगाई पे होनी चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि आपने किस तरह इस मईशत के साथ हाल किया था और किस तरह आपने बारूदी सिरंगे बिछाई हुई थी। मैं तो चाह रहा हूं कि इमरान खान पे बात करने से बेहतर है कि आज हम अगर मेडिसिन नहीं मिल रही है तो उसका सबब कौम को बताएं कि क्यों नहीं मिल रही। आज हम बताएं कि महंगाई है तो वो क्यों है, आज हम बताएं कि मईशत का ये हाल हुआ है तो क्यों आए। अभी आपने देखा ना रिसेंटली जब ये किस्त रिलीज होनी थी पीडीएम की हुकूमत में, तो क्या किया इमरान खान की 2 सूबाई हुकूमतों ने, उन्होंने खत लिखा आईएमएफ को कि जी कोई कंडीशन नहीं हम मानेंगे और ये मुआहदा नहीं किया जाए। क्या इस तरह पाकिस्तान की मईशत सुधरेगी? ये पाकिस्तान से हुबुल-वतनी है। कोविड में तो हम उनके साथ थे। जी जी ठीक है, पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा साहब मौजूद थे और ब्रेक पर जाने का वक्त हुआ है, लेकिन उससे पहले बशारत साहब का जो क्वेश्चन था उनसे हम ब्रेक के बाद करेंगे कि जो लाया अमल है वो क्या है। जिस तरह भी अनवर साहब ने बात की कि ब्लेम गेमिंग की तरफ हम नहीं जा सकते, तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। बशारत साहब कहिएगा, ये घूम फिर कर बात ना एक ही पॉइंट पर आ जाती है कि जब तक इस वक्त जो बहरान है पंजाब के अंदर वो खत्म नहीं होगा, ओवरऑल मुल्क स्टेबल नहीं होगा, तो इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल नहीं होगी। ये इसका क्या आपको सोल्यूशन क्या दिख रहा है? मारिया देखें, जो आपने बात की कि पंजाब के हवाले से, पाकिस्तान जो है ना वो पंजाब
खैबर पख्तूनख्वा भी है, बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है, लेकिन जो 60% जो पंजाब है ना वो पाकिस्तान है। 60% पॉपुलेशन पंजाब की जो है ना वो पाकिस्तान के उसको पाकिस्तान कंसिडर कर सकते हैं। अगर पंजाब के हालात जो वहाँ पर सियासी अदम इस्तेकाम हो ना, तो आप ये कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पूरे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है। इमरान खान जो बात कर रहे हैं इंतखाबात की कि मुझे इंतखाबात चाहिए भाई, देखिए सर, हम अगर कोई तारीख हिस्टोरिकल देखें तो उस वक्त अगर 52 साल पहले की बात करें तो उस वक्त भी इंतखाबात की मांग थी, आज भी इंतखाबात की मांग है। इमरान खान को गलत बात नहीं कर रहा है, लेकिन इमरान खान जो गलत बात नहीं, हम कहते हैं तरीकाकार गलत है। मुझे ये बताइए, जब मुज़ाकरात की मेज पर आने से पहले आप सर लीडर, मैंने पहले कहा कामयाब नहीं आप जो बड़े लीडर है ना सर, उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो लीडर हमेशा जो भी पॉलिटिशियन होता है ना वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठता है, रास्ता वहां से ही निकलता है। खान साहब कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात, मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा भी था खान साहब से कि खान साहब आप इनके साथ बैठते क्यों नहीं, आपको प्रॉब्लम क्या है? तो खान साहब ने मुझे कहा था कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। नहीं तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ क्यों देखते हैं? क्या ये सियासी और जमहूरी सोच है? नहीं, ये तो एस्टेब्लिशमेंट को देखें जी, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ किसी भी सियासतदान को, वो पीडीएम से उसका ताल्लुक हो, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से हो, किसी भी पीटीआई से हो, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उन्हें नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। सियासतदानों को मैं सर अगर सियासतदानों को जब तक वो टेबल पर नहीं बैठेंगे, मुज़ाकरात की मेज पर नहीं बैठेंगे। खान साहब कहते हैं ये चोर हैं, डाकू हैं, इनके साथ नहीं बैठूंगा। वो कहते हैं इनके साथ नहीं बैठना, मैं वैसे पीटीआई खान साहब अगर उनकी अना जो उनकी है उससे थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। उनके साथ पीटीआई में बहुत सारे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, जैसे फिरोज खट्टक साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, असद उमर साहब है, ये लोग उनको ला सकते हैं। फवाद चौधरी साहब भी हैं, आरिफ अलवी साहब तो नहीं कर सके। तो फिर जो आरिफ अलवी साहब के और इसहाक डार साहब के दरमियान मुज़ाकरात हैं तो उसमें मुझे ये भी पता चला सर कि इसहाक साहब ने कहा था आरिफ अलवी साहब को, मैं अकेला आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ और भी फोर्सेज हैं। अब फोर्सेज उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि जिस तरह भी कहा उन्होंने, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को मुज़ाकरात की, इस मुल्क को अगर आपने जिस वक्त माशी क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं, इससे निकालने के लिए, इस गिरदाव से निकालने के लिए सियासतदानों को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। और दूसरा सर, मैं आपको बताऊँ, 3.25 साल में इमरान खान ने अच्छे काम भी किए हैं, ये नहीं कि इमरान खान ने काम अच्छे नहीं किए, बहुत अच्छे काम किए। जैसे मैं वक्फे से पहले बता रहा था कि उन्होंने सेहत कार्ड तो फिर आप इन्हें एडवाइस दीजिए कि अच्छे कामों में एक अच्छा काम और शामिल कीजिए कि मुज़ाकरात कर लें, ताकि ये मुल्क के अवाम को लंबी लिस्ट में एक और ऐड ऑन करें। वो करेंगे इसमें, वो उन्होंने ये एडवाइस आप क्यों नहीं देते मुझे? मैंने इस हवाले से जी ये बात हम खान साहब से करेंगे, उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। अब देखें, अगर यहाँ पर है तो हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, अगर हम वहाँ पर जितनी भी सर मर्जी अफ्ताब क्यों टूट पड़े, जो मर्जी हो जाए, लेकिन सियासतदान वहां पर मुज़ाकरात की मेज पर बैठते हैं। उन्हें पता है कि हम यहाँ बैठेंगे, दरमियानी रास्ता निकलेगा। पाकिस्तान इस वक्त माशी क्राइसिस का शिकार है और बहुत अच्छा बशारत साहब, ये बताइए, आज का यौम कायद है, आप समझते हैं कि हम कायद के पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं या उसके रास्ते से हट गए? नहीं सर, जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो पाकिस्तान बनाया, एक अमेरिकन तारीख जिसे लिखी है कायद की, स्टैनले वुलपोर्ट उसका नाम है, उन्होंने लिखा है कि दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तारीख का दायरा मोड़ते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वक्त खत्म हो चुका है, बस बनाते हैं, और बहुत कम शाजी लोग ऐसे होते हैं जो नई ममलकत बनाते हैं। और कायदा मोहम्मद अली जिन्ना वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम दिया। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।